नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 65 को। यह आपकी 13 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस चैप्टर को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 6th पार्ट रहेगा। पिछला जो हमारा 5th पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, पतन कह लीजिए। तो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट उनके फीचर्स है, ये सब कुछ हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे वायु परिवहन की, जो कि परिवहन का सबसे तेज साधन है। उसको हम समझेंगे, उसके गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या है, फीचर्स क्या है और उसकी कमियां क्या है, इसकी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे संचार के साधनों की। संचार के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, उसमें से 50% इरिलीवेंट हो गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बात की गई अलग अलग प्रकार की डाक की। हालांकि डाक का कौन प्रयोग करता है आजकल? तो हमारे पास ईमेल है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास टेलीग्राम है, बहुत सारे और भी ऐसे मैसेजिंग ऐप्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो जमाना गया। दूसरा उसमें बात की गई एसटीडीज़ की। तो एसटीडीज़ तो अगर आप सर्च करो तो शायद आपको मिले, शायद ही आपको मिले, तो वो थोड़ा सा इरिलेवेंट हो गया। लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन है, आज के समय में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। बात करेंगे वायु परिवहन की। वायु परिवहन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर आता है, गुण आता है, वो है कि ये सबसे तेज परिवहन का साधन है। सबसे तेज मतलब अगर आपको दिल्ली से जाना हो देहरादून, लगभग 5.5-6 घंटे लगते हैं। उससे पहले आप वायु परिवहन से लंदन पहुंच सकते हो। ब्रेकफास्ट कीजिए दिल्ली में, परांठा खाइए और उसके बाद लंच सीधा जा करके आप लंदन में कर सकते हो। बहुत तेज है। अगर आप कंपेयर करो इसको रेलवे के साथ, तो रेलवे में 5-5.5 घंटे में तो आपको पता चलेगा ना कितने घंटे ट्रेन लेट आ रही है, तब तक तो आप पहुंच जाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका गुण होता है कि ये सबसे तीव्रतम परिवहन का साधन है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। सेकंड है आरामदायक है, बहुत कंफर्टेबल है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। आप अगर ट्रेवल नहीं किया है तो भी आपने टीवी वगैरह में देखा जरूर होगा। आप वहीं पे बैठे रहिए और ऊपर एक बटन दबा दीजिए, टिंग टोंग, सारी फैसिलिटी आपको वहीं मिल जाएगी। आपको वो फीलिंग ही नहीं आती कि आप ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से, और जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पूरी हो जाती है। तो बहुत आरामदायक है, आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हो। अगर आप यहाँ से लंदन पहुँच जाते हो, यहाँ से आप सिडनी पहुँच जाते हो, तो भी आप वैसा ही फील करोगे। तो ये बहुत आरामदायक, ये सबसे आरामदायक परिवहन का साधन है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठित परिवहन के साधन। प्रतिष्ठित परिवहन का साधन मतलब ये है कि आप यहाँ पर जिस प्रकार की फैसिलिटीज चाहते हो उसी प्रकार की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। आप चार्टर प्लेन आपने सुना होगा कि आप पर्सनली वे से भी हायर कर सकते हो और कहीं पर भी जा सकते हो। आपकी पॉकेट है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो ये इसके सबसे महत्वपूर्ण गुण आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वायु परिवहन की अन्य लाभ की या गुणों की, तो ये कि अति दुर्गम जो स्थान होते हैं, जैसे ऊंचे पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं, घने जंगल होते हैं या लंबे समुद्री रास्ते होते हैं, उनको पार करने में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि वो स्थान जहाँ पर आप बाय रोड नहीं जा सकते, बाय ट्रेन नहीं जा सकते, वहाँ पे आप बाय एयर जा सकते हो और बहुत जल्दी जा सकते हो। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण गुण आता है। इसके साथ साथ अगर अपने देश की बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तरी पूर्वी जो राज्य है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, कौन कौन से आ गए? हमारा असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ओके, सिक्किम भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो ये जो स्टेट्स है यहाँ पर वायु परिवहन है वो रेल या सड़क परिवहन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कई सारे कारण हैं। ये क्वेश्चन आपकी सीबीएसई में लास्ट 10 ईयर्स में 6-7 टाइम्स पूछा गया कि वहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। इसका कारण ये कि वो जो इलाका है वो पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ पर रेल परिवहन या सड़क परिवहन का उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। ओके, इसलिए वायु परिवहन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे ये कि वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए भी वहाँ पर सड़क या रेल परिवहन के बजाय वायु परिवहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तीसरा ये कि वहाँ से हजारों नदियाँ बहती है, तो वहाँ पर अगर पुल वगैरह बना भी दिए जाएँ, ब्रिज बना भी दिए जाएँ, तो हर साल बाढ़ आती है, बह जाएंगे, इसलिए वहाँ पर वायु परिवहन वो ज़्यादा कामयाब है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि वहाँ पर गवर्नमेंट है 50% सब्सिडी देती है। वहाँ पवन हंस हेलीकॉप्टर जो सुविधाएं देता है, इसलिए भी वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो घने जंगल होने के कारण, पर्वतीय इलाका होने के कारण, हजारों नदियाँ होने के कारण, बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण वहाँ पर लोग हैं सड़क परिवहन या रेल परिवहन की तुलना में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? वो है वायु परिवहन, इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है
कि जो कीमती वस्तुएं होती है उनके परिवहन के लिए वायु परिवहन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे डायमंड्स वगैरह की बात करें तो रोड से रेलवे से थोड़ी आएंगे, इतने सेफ थोड़ी रहेंगे। या बहुत इंपॉर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे सेफ वे से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, तो उसके लिए वायु परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ जो नाशवान वस्तुएं होती है, नाशवान मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाती है, उन वस्तुओं को अगर अमेरिका से यहाँ लेके आना है तो कैसे आएंगे? ये जलमार्ग से तो नहीं आ सकते, बाकी तो मोड ऑफ जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वहाँ नहीं पहुँच सकते, वायु परिवहन से पहुँच सकते हैं। अगर हम ग्रेप्स की बात करें, अंगूर की बात करें, इटली के अगर यहाँ पहुँचाने हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, तो नाशवान सामान है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा देश की सुरक्षा में जो वायु परिवहन होता है उसकी अलग भूमिका होती है, जिसकी जो अगर बात की जाए कि वहाँ की जो वायु सेना है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही उस देश को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसे इजराइल का एग्जांपल ले लीजिए, एक छोटा सा देश है लेकिन काफ़ी पावरफुल है क्योंकि उनकी वायु सेना है, एयरफोर्स है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जब एमरजेंसी की बात आती है, नेचुरल डिजास्टर के टाइम में, जैसे बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो, या सुनामी की बात कर लीजिए, वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इस प्रकार के इमरजेंसी वाले सिचुएशन में वायु परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं या जो भी सहायता वो तुरंत पहुँचाई जा सकती है। तो ये काफ़ी सारे इसके लाभ या गुण हो गए। अब हम बात करते हैं भारत में वायु परिवहन की। तो भारत में जो वायु परिवहन था पहले निजी हाथों में था, निजी हाथों में, यानी कि 1911 के आसपास इसकी शुरुआत होती है, पहली उड़ान अपने देश में भरी जाती है। 1953 में 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब जितना वायु परिवहन था वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने अपने हाथों में ले लिया था। एयर इंडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रोवाइड करवाती है अभी अगर बात की जाए, जबकि इंडियन एयरलाइंस है वो घरेलू सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करती है अपने देश में। हालांकि ये कंटेंट आपकी एनसीईआरटी से लिया गया, लेकिन अब की बात करें तो दोनों को मिलाकर के एक ही कंपनी बना दिया गया, और एक बनाने के बाद इसको बेच भी दिया गया, टाटा ने खरीद लिया। ओके, तो अब अपने यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि सरकारी नाम की कोई भी एयरलाइंस नहीं रह गई है, सब निजी हाथों में है। ठीक, और ये प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए तो ये इन्हें पहले लिखना चाहिए था, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गए इसके लाभ। एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा दूं, ये परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, ये सबसे आरामदायक साधन है, और ज़्यादा दूरी तक, लंबी दूरी को तय करने के लिए सबसे सर्वोत्तम अगर साधन है परिवहन का तो वो यही वायु परिवहन है। इसके साथ साथ आपदा के समय में ये महत्वपूर्ण हो जाता है, देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और देश की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाशवान सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना हो तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसके लाभ हो गए। अब इसकी कुछ समस्याएं या कमियों की बात करेंगे। अगर बात की जाए समस्या की या कमियों की, तो सबसे बड़ी जो इसके साथ इश्यू है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, यानी कि आम आदमी की जेब से तो बहुत दूर है। आप अगर ट्रेवल करते हो, आप बिहार जाइए, बिहार से वापस आ जाइए, फिर बिहार जाइए, फिर बाहर वापस आ जाइए, 4 बार अगर जा कर के आ जाओ ना पटना, उतनी पैसे में आप आगरा जा सकते हो। मतलब काफ़ी महंगा हो गया, 4-5 गुना ज़्यादा महंगा होता है। तो इसलिए आम आदमी के लिए यूँ कह सकते हैं कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरे ये कि मौसमी परिस्थितियों में ये थोड़ा सा बाधित हो जाता है। अगर मौसम ख़राब है तो आपको वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता, यानी कि वहाँ पर ये इसकी सुविधाएं वो सीमित हो जाती है। इसके साथ साथ एक और कमी ये भी है कि ये जो हमारी वायु परिवहन है हमारे देश में उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। चाहे आपकी पॉकेट बड़ी हो, पैसा हो, लेकिन हर जगह पर वायु परिवहन की सुविधा अभी भी उतनी अवेलेबल नहीं, जितनी कि ट्रेन की अवेलेबल है, जितनी सड़क परिवहन की अवेलेबल है, उतनी सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं। तो ये 3 कमियां कह लीजिए, या फिर 3 इनके दोष, या फिर इनकी समस्याएं कह सकते हो। तो ये हुआ हमारे वायु परिवहन की बात। अब हम बात करेंगे संचार के साधनों की। संचार के साधन क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। संचार के साधन वो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं संचार के साधन। ओके, यानी कि आप चाहे अपनी बात को रखना चाहते हो, अपने विचार को रखना चाहते हो, अपने भावनाओं को रखना चाहते हो, तो उसको हम संचार के साधन कहेंगे। अब ये जो संचार के साधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निजी संचार के साधन होते हैं, एक होते हैं आपके जनसंचार के साधन। निजी कौन से होते हैं? निजी होते हैं 1 to 1 वाले, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक, वो होंगे निजी संचार के साधन। जनसंचार के साधन होते हैं एक साथ आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। यूट्यूब क्या है? ये भी आपका एक तरीके से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
लेकिन ये कौन सा है? जनसंचार का साधन है। एक साथ कितने लोग देख सकते हैं ना। निजी संचार के साधनों की बात करें तो इसमें आपके जैसे चिट्ठी पत्र आ गए, ओके, ये इसमें आ जाएंगे। और क्या आएगा? ईमेल आ गया आपका। और क्या क्या आ सकता है इसके साथ साथ? आपका जैसे व्हाट्सएप है, ये आपका पर्सनल निजी भी हो सकता है और इसको आप जनसंचार में कन्वर्ट भी कर सकते हो काफ़ी सारे ग्रुप्स बना करके, ओके। तो आपकी ईमेल है, आपकी चिट्ठी पत्री है, ये आपके निजी संचार के साधनों में आते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया आज की इस वर्कशीट में आपकी एनसीईआरटी बुक में से दिया गया, जैसे मैंने बताया कि उसमें से ज़्यादातर इलिवेंट है, लेकिन हमें करना होगा इसे कि कार्ड और लिफाफा बंद जो चिट्ठी होती है उनको माना जाता है पहली श्रेणी की डाक, जो हमारा डाक विभाग है उसके अनुसार। यानी कि पहली श्रेणी की डाक मानने का मतलब ये होता है कि इनको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी की डाक में आ जाते हैं रजिस्टर्ड पैकेट हो गए, किताबें हो गए, अखबार हो गए, ये सेकंड श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि इनको माना जाता है कम महत्वपूर्ण, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तीसरे आ जाते हैं जो बड़े शहर है और नगरों में है, वहाँ पर हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, उसमें से ये पहले और दूसरी श्रेणी है, बाकी को तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी श्रेणी तक पहुँचाया गया है। तो इसलिए पहुँचाया गया ताकि इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो पहले पहुँचना वो पहले पहुँच पाए। हालांकि जब इन्होंने ये 6 श्रेणियाँ बना दी तब से हमने ईमेल शुरू करना शुरू कर दिया, तब से इनको कोई पूछता नहीं है। अब जो चिट्ठी पत्री आती है या तो पार्सल आते हैं वो कोरियर कंपनी के थ्रू आते हैं, और जहाँ तक बात है कि बाकी जो लेटर वगैरह आ रहे हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर है, वही इनके थ्रू पहुँच रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में सबसे अग्रणी है। अग्रणी होने का कारण ये है कि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ एक कारण ये भी है कि हम फ्री बहुत ज़्यादा है, ओके, चाइना के कंपैरिजन में, तो वहाँ भी यही बात आ जाती है कि हम इसके उपयोग में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र भी छपते हैं। ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाएंगे आपके जनसंचार के साधनों में, यानी कि ये निजी में नहीं है, जनसंचार के साधन जिनको एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं वो देख या पढ़ सकते हैं, जिनके माध्यम से हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ संदेश पहुंचा सकते हैं। तो जनसंचार के साधनों में बात करें तो इसमें समाचार पत्र आ जाएंगे, आपके टीवी हो गए, फिल्में जैसे हो गई, आपके सोशल मीडियाज इसमें आ जाएंगे, इसमें आपके किताबें हो गई, इसमें आपका रेडियो हो गया, ये सब कुछ आ जाएंगे जनसंचार के साधनों में। तो हमारे देश में जनसंचार के साधनों की बात करें तो 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र है वो पब्लिश होते हैं। मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के विषय में ये जानकारी देते हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो फिल्में जो है, टीवी जो है, वो भी जनसंचार के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। भारत में व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसको दिया गया है, जो कि वेरीफाई करते हैं पहले कि उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, उसके बाद उसको पास किया जाता है। आपने देखा होगा कि उसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, A+ है या कैसे, उसको सेंसर्ड किया जाता है। देखते हैं ना मूवी आप जब स्टार्ट होती है तो वो सर्टिफिकेट यही देता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। तो ये सब कुछ भी जनसंचार के साधनों में आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो आकाशवाणी है यानी रेडियो है वो भी हमारे जनसंचार के साधनों में आ जाता है, जो कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं में अलग अलग कार्यक्रम है वो पब्लिश करते हैं। तो संचार के साधनों की बात करें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि इसमें जिन साधनों की बात की है वो साधन आजकल हम प्रयोग में नहीं करते हैं, किसी कोने में रखे हुए हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड 2 ईजी क्वेश्चन हमें दिए गए जिनको हमें समझना। चलिए समझते हैं, देखते हैं और हल करते हैं इन प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि संचार के साधनों का महत्व बताइए। संचार के साधन, इनके लाभ बताने में, ठीक, गुण बताने। तो पहला ये कि संचार के साधनों की समय की बचत होती है। अब जो आधुनिक संचार के साधन है इससे हम तुरंत अपना संदेश है वो दूसरों तक पहुंचा जाते हैं, समय की बचत होती है। पहले कैसे जाता था? या तो किसी बंदे को भेजते थे, पर्सन जाता था, देखा ना फिल्मों में घोड़ा लेकर के जाता था, वो कई महीनों में, कई दिनों में पहुंचा पाता था, उसके बाद आकर के बताता था कि उसने क्या दिया क्या नहीं दिया। चिट्ठी पत्री गड़बड़ होती थी। अब क्या होता है, अब तो हम कुछ मैसेज करते हैं, उसके बाद आगे सामने वाले को कॉल करते हैं, भाई एक मैंने मेल किए देखना जरा, तो वो पहले ही बोलेगा हाँ आ गई है, देख लिया। मतलब तुरंत USA में बैठा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बैठा, कहीं पे भी बैठा हो, तुरंत मेल चली जाती है। समय की बचत होती है। तुरंत कुछ भी पूछना हो, कम्युनिकेट करना हो, तुरंत कर लीजिए। कम्युनिकेट क्या, लाइव क्लासेज होती है, वो क्या है, वो संचार का साधन है ना। तुरंत हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके। दूसरा, धन की बचत होती है।
अब इसमें घर बैठे कई सारे कार्य निपटा लेते हैं। अब घर बैठे क्लासेस लीजिए, घर बैठे बिजनेस को संभालिए, घर बैठे ऑर्डर लीजिए, घर बैठे आप मीटिंग लीजिए, सब कुछ कर सकते हो। समय की बचत भी है, धन की बचत भी है। काफ़ी सारे काम है वो बैठे बैठे निपट जाते हैं। अब अमेरिका से ऑर्डर दिया जा रहा है इंडिया में, दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में किसी मैगजीन के डिज़ाइन के लिए। अब वो यहाँ आते, देख के जाते, वहीं से बैठे बैठे सारा काम हो रहा है ना। इसके साथ साथ वैश्वीकरण में विश्व का जो एकीकरण हुआ है, हम जो आपस में कनेक्ट हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है वो इसी का ही है। इसी के कारण हम कनेक्ट हो पाए। अमेज़न है वो कहीं पे है, फ्लिपकार्ट है कहीं से है, कहीं पे ऑर्डर करें, कहीं का प्रोडक्ट कहीं तक वो सप्लाई कर देते हैं। तो ये मार्केट का जो कनेक्शन जुड़ा ना, वो इसी संचार के साधनों के कारण जुड़ा है। व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण है। पहले क्या होते थे, एक बड़े से लाला जी बैठे होते थे, मोटा सा चश्मा लगा करके, वो सारा दिन देखते रहते थे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लंच के लिए 2 मिनट के लिए, वॉशरूम के लिए वो जाते थे 5 मिनट के लिए, उसी में पीछे गड़बड़ हो जाती थी। उसके बिना तो बिजनेस संभलता ही नहीं था। अब क्या होता है, अब कहीं के कहीं करोड़ों के बिजनेस है, अरबों के बिजनेस है, डीलिंग होती है। तो वहाँ पे ऐसे थोड़ी अंबानी अडानी है वो खुद आकर के देख रहे हैं। बिजनेस करना आसान हो गया है। इसी के कारण जो बिजनेस है, व्यापार है, वो बढ़ा है। इसके साथ साथ शिक्षा के नए अवसर हैं वो खुले हैं, नए विकल्प हैं। आप हो सकता है कि कोविड पीरियड से पहले यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि कोविड पीरियड से पहले जो हम पढ़ते थे तो उस वक्त यूज़ किया जाता था यूट्यूब वगैरह को, तो वो यूज़ किया जाता था हायर एजुकेशन के लिए। स्कूलों में अब घुस गया ये। तो यहाँ देखिए कितना ईजी है कि स्कूल बंद है, सब कुछ आपके जैसे सिचुएशन अगर ये नहीं होते तो क्या होता, घर बैठे रहते, बिल्कुल साफ चकाचक हो जाते। अब कहाँ है, अब हम अपनी एटलीस्ट जो विलिंग है वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो ये इसके लाभ हो गए। तो आसान से तरीके से लिखना है, मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दिया, इतना भी नहीं लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि वायु परिवहन की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। कुछ समस्याएं बतानी है, कमियां बतानी है, दोष बताने। तो वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन का साधन है, तो ये आम लोगों की जेब से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके। दूसरा है खराब मौसम में वायु परिवहन का प्रयोग सीमित हो जाता है। खराब मौसम है, अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो मतलब आप वेट करते रहिए और कोई ऑप्शन नहीं रहता। तीसरा, वायु परिवहन की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हर जगह नहीं, कितने एयरपोर्ट हैं उंगलियों पे आप गिन सकते हो। तो ये कुछ कमियां या समस्याएं कह लीजिए वायु परिवहन की। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।